हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी के इतिहास ग्रंथ पे बात कर रहे थे और इस वीडियो में भी हम उसी की चर्चा करने वाले हैं। और जो सीरीज़ हमने शुरू की थी यानी MCQ सीरीज़ इस पुस्तक के लिए, उसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल के कुछ अंशों को हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम रीतिकाल के प्रमुख कवियों के साथ साथ रीतिसिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा के कवियों को देखेंगे, इसकी सामान्य विशेषताओं को देखेंगे और रीतिकाल के आधुनिक अवशेष वाले इस पोर्शन को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पिछली क्लास में हमने देव और इससे पूर्व के जो रचनाकार और कवि थे उनको देख लिया था। इस वीडियो में हम भूषण को देखने वाले हैं। भूषण के काव्य के मुख्य स्वर कौन सा है, यानी उनका जो काव्य का जो मुख्य स्वर है वह कौन सा है। के नहीं आएगा, यहाँ पे का आएगा, ठीक। तो ऑप्शन में है श्रृंगार, वीर रस, करुणा, करुण रस और हास्य रस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा वीर रस, ठीक है। वीर रस भूषण के काव्य का प्रमुख स्वर है। अगला प्रश्न है, भूषण ने निम्नलिखित में से किस राजा की प्रशंसा की है। ऑप्शन है शिवाजी और छत्रसाल, अकबर और जहांगीर, तीसरा है बिहारी और तुलसीदास, चौथा मुगल शाहजादा, ठीक है। मुगल शाहजहां होगा यहाँ पे, मुगल शाहजहां, ठीक है। तो इस प्रश्न का क्या होगा सही उत्तर। भूषण ने किनकी प्रशंसा की है, शिवाजी और छत्रसाल की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देव की काव्य शैली किसके मुकाबले अधिक व्यापक मानी जाती है। ऑप्शन है बिहारी, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बिहारी की काव्य शैली के मुकाबले इनका जो काव्य है बिहार देव का वो अधिक व्यापक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कविताएं भूषण की हैं। पहला ऑप्शन है शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, दूसरा है रामचरितमानस और बिहारी सत्सई, गीता और महाभारत, मदन महिप और गीता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देव की कविता में किस प्रकार की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। पहला है चमत्कार करने की प्रवृत्ति, रामायण की प्रवृत्ति, नीति और शिक्षा की प्रवृत्ति, भक्ति की प्रवृत्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रामायण की प्रवृत्ति हमको देव की कविताओं में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प है भूषण ने केवल प्रेम रस की कविताएं लिखी, दूसरा है बिहारी ने मात्र नीति और नीति से संबंधित विषयों पर लिखा, तीसरा है भूषण रीतिकाल के एक प्रमुख वीर रस के कवि थे, चौथा है बिहारी ने कभी प्रकृति का चित्रण नहीं किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर है भूषण रीतिकाल के एक प्रमुख वीर रस के कवि थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी की कविता में किस तत्व का विशेष रूप से चित्रण मिलता है। तो ऑप्शन है वीरता, भक्ति, प्रकृति और प्रेम, सामाजिक नीतियाँ। तो बिहारी की कविताओं में हमें प्रकृति और प्रेम का जो तत्व है वो विशेष रूप से चित्रण मिलता है, क्योंकि वीरता तो है नहीं, भक्ति भी नहीं है, सामाजिक नीतियाँ भी वहाँ दिखाई नहीं देती है। तो क्या है, प्रकृति और प्रेम जो है वो बिहारी के दोहों में हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं। अगला फैक्ट है, रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। कौन, भूषण, ठीक है। जो भूषण थे वो रीतिकाल के दो प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतीराम के सगे भाई थे। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। किन्हें, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने। भूषण की रचना की अगर हम बात करें तो शिवराज भूषण है, शिवा बावनी है और छत्रसाल दशक है, ठीक है। तो ये तीन फैक्ट्स जो थे वो भूषण के से संबंधित थे। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण अपने काव्य में प्रमुख रूप से किस गुण के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का अगर ऑप्शन देखें श्रृंगार, ओज, करुणा और भक्ति, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ओज। अगला प्रश्न देखते हैं, भूषण ने अपने काव्य में किस ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया है। तो इसका ऑप्शन है अफजल खां का शिवाजी द्वारा मारा जाना, दारा की औरंगजेब द्वारा हत्या, सूरत पर शिवाजी का अधिकार, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भूषण के काव्य में हम उपरोक्त सभी प्रसंगों का वर्णन देखते हैं, यानी अफजल खां का शिवाजी द्वारा मारा जाना,
दारा की औरंगजेब द्वारा हत्या और सूरत पर शिवाजी का अधिकार, ये तीनों जो प्रसंग हैं वो हम उनके काव्य में देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता में भाषागत अव्यवस्था का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो उसका पहला ऑप्शन है अज्ञानता, भाषा परिवर्तन, उत्साह का अतिरेक और वातावरण। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अज्ञानता, भाषा परिवर्तन, उत्साह का अतिरेक और वातावरण। इसका सही उत्तर होगा उत्साह का अतिरेक। भाषागत अव्यवस्था का क्या कारण है? उत्साह का अतिरेक होना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मतीराम का कौन सा ग्रंथ उनके यश का आधार माना जाता है? तो ऑप्शन है साहित्यसार, खंडसार, रसराज और ललितलाराम और लक्षण श्रृंगार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रसराज और ललितलाराम जो है इनके ग्रंथ यश का उनका आधार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मतीराम किस युग के आचार्य थे? तो ये क्या है? रीतिकाल के आचार्य थे। अगला देखते हैं। भूषण ने अपनी कविताओं में किस शासक के धर्म परिवर्तन की आलोचना की है? ऑप्शन है अकबर, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूषण की भाषा में किस भाषा के शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पंजाबी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अरबी और फारसी के शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है भूषण ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी ना होत तो सुनत होत सबकी, यह पंक्ति किसके संबंध में कही गई है? दारा सिकोह, अफजल खां, शिवाजी और औरंगजेब। तो पंक्ति भूषण की ही है, कही गई है शिवाजी के संबंध में। शिवाजी ना होत तो सुनत होत सबकी, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी, सी। अगला देखते हैं। भूषण के एक प्रसिद्ध कवित्व को देख लेते हैं। इंद्र जिमी जम्ब पर, जिमी है, इंद्र जिमी जम्ब पर, बाड़व सुअम्ब पर, बाड़व सुअम्ब पर, बाड़व सुअम्ब पर, रावण कुटुंब पर, रघुकुल राज है, पौन बाड़ी वाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्त्र बाहु पर, राम द्विजराज हैं, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर। यहाँ पे एक पंक्ति और रह गई है, जो मलेच्छ वंश पर, जो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ठीक है, आप ये पंक्ति पुस्तक से देख सकते हैं। तो ये जो पंक्ति है उन्होंने शिवाजी महाराज के लिए लिखा है। किसने? भूषण ने लिखा है। ठीक है, ये बहुत अद्भुत पंक्ति है और इसमें जो लय है वो भी बहुत कह सकते हैं प्रवाहमान है। तो इस दृष्टि से यह महत्वपूर्ण पद है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, भूषण ने अपनी कविताओं में मुस्लिम शासक औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के धर्म परिवर्तन पर क्षोभ प्रकट किया है। यह प्रश्न हमने देख लिया था। मतीराम के ग्रंथों को देखें तो उसमें छंदसार है, रसराज है, साहित्यसार है, लक्षण श्रृंगार है और ललित ललाम है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि मतीराम के जो ग्रंथ है, रचनाएं उनकी कौन कौन सी? छंदसार है, रसराज है, साहित्यसार है, लक्षण श्रृंगार है, ललित ललाम है। ठीक है, अगला देखते हैं। मतीराम की काव्य शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसका पहला ऑप्शन है अत्यधिक अलंकार प्रयोग, सीधी सपाट भाव योजना, चमत्कारिकता का प्रभाव, केवल वीर रस का प्रयोग। इस प्रश्न का सही उत्तर है सीधी सपाट भाव योजना। मतीराम की काव्य शैली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सीधी सपाट भाव योजना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रीतिकाल में श्रृंगार के क्षेत्र में मतीराम के सहचर कौन माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन देखें, बिहारी, पद्माकर, घनानंद केशव। तो सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर। मतीराम के सहचर कौन है? पद्माकर। अगला देखते हैं, पद्माकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है जयपुर, अवध, बांदा, ग्वालियर। इसका सही उत्तर है बांदा। अगला देखते हैं, पद्माकर ने हिम्मत बहादुर बिरदावली किसके नाम पर लिखी? जयपुर नरेश, हिम्मत बहादुर, अवध के नवाब, पद्माकर के गुरु। तो इसका सही उत्तर है हिम्मत बहादुर के नाम पर। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्माकर का जगत विनोद किस प्रकार का ग्रंथ है? ये जो जगत विनोद है ये किस प्रकार का ग्रंथ है? ऑप्शन है श्रृंगार रस का ग्रंथ है, वीर रसायन ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है, भक्ति ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस का ग्रंथ है। सॉरी, इसका सही उत्तर होगा लक्षण ग्रंथ। ठीक है, श्रृंगार रस नहीं, लक्षण ग्रंथ का उदाहरण है जगत विनोद। अगला देखते हैं,
पद्माकर किन 3 भावों में समान अधिकार के साथ काव्य रचते हैं? तो ऑप्शन है श्रृंगार हास्य शांति, श्रृंगार भक्ति वीरता, वीरता रौद्र और करुणा, भक्ति श्रृंगार और करुणा। का सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार भक्ति और वीरता, बी। मोतीराम का यह पद देखिए, क्यों इन आँखिन सो निसंक हुए मोहन को तन पानी पीछे, ने को निहारे कलंक लगे यही गाँव बसे, कहूँ कैसे के दीजिए, होत रहे मन यो मोतीराम कहूँ बन जाए परी तब की जाए, हुए बनमान हिये लगिए अरु हवे मोरदिन अधरा रस पीने। अगले हैं पद्माकर। पद्माकर का यह अंजलि, आगे हम देखेंगे। पद्माकर का समय है यानी जन्म उनका हुआ है 1753 में और मृत्यु जो हुई है वह 1833 में हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं। पद्माकर के विषय में रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में अगर हम देखें उनके कथनानुसार उनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई पड़ती है। पद्माकर के काव्य में कहीं कहीं विदग्धता भी मिलती है, लेकिन वह केंद्रीय भाव में मिल जाती है। पद्माकर में बिहारी की तरह समुचित बाह्य चेष्टाओं को योजनाओं द्वारा आंतरिक भाव को इंगित करने की प्रतिभा थी, किंतु इस चमत्कार प्रियता नहीं, यह नहीं के बराबर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पद्माकर है तो यहाँ पद्माकर आएगा, पद्माकर लिखा हुआ है, पद्माकर है। ठीक है, अगला है पद्माकर के द्वारा रचित अन्य ग्रंथ इस प्रकार है: जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हिम्मत बहादुर वृंदावली, जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है। उनका एक पद है: फागुन के भीड़ अभीरन तो गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करो मन को पद्माकर ऊपर नाय अबीर की झोली, छीनी बितंबर कमर पीसू विदा रही मोरी कपूर निगोरी, नैन नचाए कहियो मुस्काए, हाँ चैन है नैन नचाए कहियो मुस्काए, पहला फिर खेलियो आइयो खेलन गोरी। तो पद्माकर का यह जो पद है यह महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर यहाँ पर जाकर आगे है, पद्माकर अंतिम। ठीक है, बिहारी अगर श्रेष्ठ कवि हैं, प्रारंभिक श्रेष्ठ कवि हैं तो पद्माकर अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। अगला प्रश्न है, पद्माकर को रीतिकाल में किस कवि के साथ 2 छोरों में गिना जाता है? इसका सही उत्तर है बिहारी। अगला देखते हैं, गंगा लहरी में पद्माकर ने किस विषय पर अटूट श्रद्धा दिखाई है? इसका सही उत्तर है गंगा का महात्म्य। अगला देखते हैं, बंग किस सम्राट के दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर अकबर। अगला प्रश्न, गंगा 16वीं सदी जिनका समय है का व्यक्तित्व साहित्य में किस प्रकार का माना गया है? उत्तर है अनुपम। अगला प्रश्न है, तुलसीदास और गंग के बारे में कौन सा कथन कहा गया है? तुलसी आचार्य है, गंग शिष्य है, तुलसी गंग दुओ भय सतवन के सरदार, तुलसी और गंग दोनों रीतिमुक्त कवि थे, तुलसी ने गंग पर टीका लिखी। इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसी गंग दुओ भय सुखविन के सरदार। अगला है, गंग की कविताएं मुख्य रूप से किस रस में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार। अगला देखते हैं। अगला है, जिन कवियों ने काव्य रीति की सीमाओं में रहकर लिखना ही नहीं अपनाया उन्हें क्या कहा जाता है? रीतिमुक्त कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिमुक्त। घनानंद किस प्रकार के कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिमुक्त कवि थे। घनानंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1739। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद की मृत्यु किसके सैनिकों के हाथों हुई? इसका सही उत्तर है नादिर शाह।
अगला प्रश्न है, घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है सुजान। अगला है, घनानंद का सैनिकों से संवाद रज रज किस अर्थ में कहा गया था? तो इसका सही उत्तर है धूल धूल धूल। अगला देखते हैं, अगला फैक्ट्स है। अगर हम देखें तो गंग जो है वो रहीम के मित्र था। दूसरा है, जुगत कृपाण मैदान जो उदुत भानु एकन ते एक मानो सुषमा जरद की कहे कामो गंग तेरे बल को बयारी लगे फूटी गजगटा जो जरद की। तो एक पंक्ति जो है वो किसकी है? गंग कवि की रचना है। ठीक है, अगला देखते हैं, एते मान सोनित की नदिया उघरी चली रही न निशानी कहूँ मही में गरद को गौरी गढ़ोर निरीपति गणपति गोढ़ी गौरी गौरीपति गही पूछ लपकी बरद की। तो पंक्ति किसकी है? गंग की। इते मान उघरी उघरी। बोधा ठाकुर की जो पंक्ति है, अगर हम देखें बोधा ठाकुर की जो पंक्ति है वो है, देव सो बनाए आए मेरठ सभा के बीच लोगन कवित्व किनो खेल करी जाने हैं। उसी तरीके से घनानंद की एक पंक्ति है, लोग है लागी कवित्व बनावत मोहे तो मेरो कवित्व बनावत। ये दोनों पंक्तियाँ जो हैं वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखते हैं, घनानंद का जो समय है वह 1673 है और 1739 इनका क्या है? मृत्यु वर्ष है। ठीक है, तो ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में से है। इस दृष्टि से इनका जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका जन्म 1673 के आसपास हुआ था और 1739 में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा ये मारे गए थे। वृंदावन में ये वैराग्य जीवन जीने लगे थे। ठीक है, वैराग्य जीवन जीने लगे थे। 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने इनसे जड़ जड़ यानी 3 बार सोना 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 मांगा था। उन्होंने 3 मुट्ठी धूल उठाकर उन्हें ये कहते हुए दी, रज 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 यानी धूल धूल धूल। इस पर क्रुद्ध होकर सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। मृत्यु के समय भी ये सुजान नामक जो प्रेयसी है इनको नहीं भूलते हैं। कहा जाता है कि मरते समय इन्होंने अपने रक्त से यह कविता लिखी थी। कौन सी कविता है ये देखते हैं। बहुत दिनान की अवधि आस पास पड़े खड़े अरब ऋणी पड़े हैं उठ जान को कहीं कहीं आवन छबीले व नभावन को गही गही राखत ही दे है सलमान को झूठी बत्ती यानी को पत्यानी के उदास हवे के अबला पीरत घन आनंद निदान को अधर लगे हैं आनी कार्य के पयान प्राण चाहत चलन ये संदेशों हो सुजान। घनानंद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनमें है सुजान सागर, सुजान संबोधन, विरह लीला, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकांड। तो ये सारी रचनाएं किनकी है? घनानंद की है। अगला देखते हैं, अगला है, घनानंद किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? वीर रस के, भक्ति रस के, वियोग श्रृंगार के कवि और हास्य श्रृंगार के कवि। इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोग श्रृंगार के कवि। अगला है, शुक्ल जी के अनुसार घनानंद की विशेषता क्या है? रूपक कथाओं में प्रवीणता, वीरता का चित्रण, प्रेम मार्ग में प्रवीण और धीर पथिक होना। धीर पथिक है, ठीक है, धीर पथिक होना, हास्य और व्यंग का प्रयोग होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा यानी सी, प्रेम मार्ग में प्रवीण और धीर पथिक होना। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, घनानंद के प्रमुख ग्रंथों में कौन शामिल नहीं है? सुजान सागर है, विरह लीला है, रसकेली वल्ली है, साकेत नहीं है। साकेत नतीश गुप्त की रचना है ना। अगला देखते हैं, अगला है, घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय मुख्य रूप से किस पर ध्यान देते हैं? अलंकार और रूढ़ियों पर, पात्रों के बाह्य चेष्टाओं पर, मनोविकार और वस्तुओं को नए आयाम में देखने पर, युद्ध और संघर्ष पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोविकारों और वस्तुओं पर नए आयाम में देखने पर। अगला प्रश्न है, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग व चित्र की उपाधि किस कवि को दी गई? तो इसका सही उत्तर है घनानंद। घड़ी शब्द घनानंद के अनुसार किसका प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घड़ी यानी क्षण विशेष जो समय है वो घनानंद किस शब्द के रूप में करते हैं? घड़ी। अगला देखते हैं, घनानंद के रचनात्मकता का मुख्य आधार क्या है? केवल कलात्मकता, पाठक के हृदय की मार्मिकता, धार्मिक भावना, राजनीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा पाठक के हृदय की मार्मिकता। अगला देखते हैं, शुक्ल जी के अनुसार प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक
तथा दानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। तो किसके संदर्भ में है ये घनानंद के संदर्भ में कह रहे हैं। ठीक है। घनानंद गरी यानी बड़ी क्षण को भाग उभरी यानी खुले भाग्य वाली कहते हैं। हवे है सौ परी भाग उभरी, ये आंखों में उजाड़ बसे रहने की बात कहते हैं। जैसे उजरनी बसी है हमारी आँखें देखो, झूठ की सच्चाई साक्यों त्यों चित कचाई पाक्यों, उनको उभारती है खेबों लहत है। ठीक है। तो ये जो इन्होंने शब्दों का जो प्रयोग किया है उसके विषय में यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे उभरी का प्रयोग किया है इन्होंने, घरती का प्रयोग किया है ना। तो ये हो गए घनानंद यानी कि झूठ की सच्चाई साक्यों त्यों हित कचाई पाक्यों, को घरती है कोई वो लहत है, घनानंद की पंक्ति है। अगला देखते हैं। घनानंद की कविताओं में मुख्य रूप से किसका वर्णन मिलता है? तो इसका सही उत्तर है प्रिय की निष्ठुरता और वियोग का। अगला देखते हैं। पाठ में घनानंद की कविता पर किसका प्रभाव बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूफियों का। अगला, घनानंद किस भाषा का ज्ञान अवश्य रखते होंगे ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो इनको क्या अनुमान लगाया जाता है कि फारसी भाषा का उन्हें ज्ञान होगा। अगला देखते हैं। आलम किस शताब्दी के कवि थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 18वीं शती के हैं आलम। अगला देखते हैं। आलम ने किससे विवाह किया है? शेख रंगरेजी से विवाह किया है। आश्रय में रहते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुअज्जम यानी आलम औरंगजेब के पुत्र के साथ। ठीक है। तो कौन थे? औरंगजेब के पुत्र थे मुअज्जम। आलम और शेख रंगरेजी की कविता किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलम केली। आलम किस प्रकार के कवि माने गए हैं? तो इसका सही होगा प्रेम की दीवानगी के। अगला पॉइंट है। जाथल कीने बिहार आनेकर, ताभल कौकरी बैती चुन्नु करे, जा रसना सौ करी बहु बातन, ता रसना सौ चरित्र कन्या करे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आलम। आलम के ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है बोधा किस स्थान के निवासी थे? उसका सही उत्तर हो जाएगा बोधा राजापुर जिला बांदा के निवासी थे। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बोधा किस सदी में विद्यमान थे? उसका सही उत्तर होगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी का प्रारंभिक काल। अगला देखते हैं। अगला है विरह वारिस रचना किससे संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पन्ना दरबार की सुभान नामक वेश्या से। बोधा की रचना इश्कनामा का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर है श्रृंगार और प्रेम। बोधा किस प्रकार के कवि थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसोन्मत्त एवं स्वच्छंद मार्ग के कवि। अगला, बोधा की कविताओं में कौन सी विशेषता प्रमुख रूप से मिलती है? इसका सही उत्तर होगा अक्खरपन और तेजस्वी स्वभाव। अगले देखते हैं। अगला प्रश्न है ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ओरछा। अगला प्रश्न है ठाकुर के पूर्वज कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही उत्तर होगा काकोरी अवध। अगला प्रश्न है ठाकुर ने किसका अपमान होने पर सभा में तलवार निकाली थी? इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बहादुर का अपमान होने पर। तो इस समय की जो पंक्ति है वो यह है, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुड़िवे में नेको जेना मुड़के नीति दे नवारे हैं मही के वही पालन को ये के विशुद्ध है सनेही साचे उड़ के ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफ़न के जालिम दमाद हैं अदमिया ससुर के चोजिन के चोजी महत मोजिन के महाराज हम कविराज हैं पचाकर चतुर के। अगली पंक्ति पर हम देखें ठाकुर की तो वो है कबहू मिलबू यह धीरज में ही में धरबू उड़ते कढ़ू आवे गरे फिरे गरेते फिरे मन ही में सिगबो करे कभी बोधा न चाऊ सरी सिरी कबहू नितही हरवा सो
हिरैबो करे। सहते न बने कहते न बने, मन ही मन पीर पिरैबे करे। तो ये पंक्ति जो है वह किसकी है? बोधा की पंक्ति है, ठाकुर बोधा वही है। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए। तो ये पंक्ति भी जो है महत्वपूर्ण है और ये बोधा की पंक्ति है। अगला देखते हैं, विरह बारिश और इशकनामा जो है वह बोधा की रचना है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ठाकुर की कविता का पहला तेवर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षुद्रताओं और अमानवीयता से टकराने वाला। अगला है, ठाकुर किन उपमानों के चालूपन को कविता को मापदंड मानने से इनकार करते हैं? इसका सही उत्तर, ठाकुर किन उपमानों के चालूपन को कविता का मापदंड मानने से इनकार करते हैं? मृग, मीन और खंजन को जो उपमान है इसको क्या कहते हैं? ठाकुर इसको मानने से इनकार करते हैं। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठाकुर की दृष्टि में कविता किसकी अनुभूति है? तो इसका सही उत्तर देगा हृदय की सच्ची उमंग की। अगला प्रश्न है, ठाकुर का दूसरा तेवर, पहला तेवर हमने वहाँ देख लिया, दूसरा तेवर क्या है? अत्यंत मानवीय, करुणा, कोमल व संवेदनशील। इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, प्रेम के संदर्भ में ठाकुर की दृष्टि क्या है? तन और मन दोनों की चाह पर मन को प्रधानता दिया गया है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने किस निबंध में ठाकुर के सवैये की व्याख्या की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोभ और प्रीति निबंध में ठाकुर के सवैये की प्रशंसा की है। अगला देखते हैं। ठीक है, जो शुक्ल जी ने लोभ और प्रीति नामक निबंध में इसकी व्याख्या की है उसके संदर्भ में यहाँ पे जो पंक्ति है वो ये है, पंक्ति है, या निर्मोही नी रूप की रसी जऊ उड़ हेतु न ठानती हवे हैं, बारह ही बार विलोक घड़ी घड़ी सूरती तो पहचानी हवे हैं, ठाकुर या मन की प्रतीति जो पैसनह न मानती है हवे है, आवत है नित मेरे लिए इतना तो विशेष के जानती हवे है। तो ये जो पंक्ति है ये रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के लिए लोभ और प्रीति निबंध में उद्धृत किया है। अगला देखते हैं। अगला है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है पटना 1666 ईस्वी में। अगला देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह सांस्कृतिक युग के प्रतिनिधि थे। गुरु गोविंद सिंह सांस्कृतिक युग के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन है प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकालीन काल, स्वतंत्रता काल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यकालीन काल। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित ग्रंथों का संकलन क्या करा था? गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, दशम ग्रंथ या वेद? इसका सही उत्तर है दशम ग्रंथ। ठीक है, गोविंद सिंह की बात हो रही तो यह दशम ग्रंथ है। अगला देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की कौन सी प्रसिद्ध कृति देवी चंडिका की स्तुति है? तो देवी चंडिका की जो स्तुति है वो चंडी चरित्र गोविंद सिंह की रचना है ये। ठीक है, तो ये जो भी प्रश्न हो रहे हैं ये सभी कुछ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास रीति काल के सेक्शन से हमने ये प्रश्न बनाए हैं। ठीक है, तो आप पुस्तक से इसको मिलान करके भी देख सकते हैं। अगला देख, राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसमें प्रेम के विभिन्न भावों का अभिव्यक्तिकरण हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गीत गोविंद। जयदेव की जो गीत गोविंद रचना है वो राधा कृष्ण के प्रेम के चित्रण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के लिए कौन सा महत्वपूर्ण समुदाय स्थापित किया था? तो गोविंद सिंह जो है वो खालसा पंथ उन्होंने प्रारंभ किया था। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का स्वर्गवास किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1708। अगला देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की वीरता और भक्ति का रस किस में दिखता है? तो वीर रस में दिखता है। वीरता और भक्ति वीर रस में दिखाई देती है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की कौन सी रचना फारसी भाषा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जफरनामा। जफरनामा जो है वो गुरु गोविंद सिंह की रचना है और ये फारसी भाषा में। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को शासक गुरु कौन सा घोषित किया है? सिखों के शासक गुरु कौन से हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को उन्होंने सिखों का शासक गुरु माना है गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है।
अगला प्रश्न जो है वो एक फैक्ट है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह का यह पद है, वीर बली सरदार दयित सुक्रोध के मान तक खड़क हंकारी, एक दयो तन छांड प्रचंड के दूसर के हरि के सिरझारे, चंडी संहारी थे बलु धारी, लयो गहिनारी धरा पर मरई, जो दुनिया सरिता तट जाय के, लय पटको पट साथ पछारो। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह की। अगला जो पॉइंट है वो है रीतिकालीन कविता का अधिकांश लेखन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दरबार में हुआ था। रीतिकालीन काव्य की जो प्रवृत्ति थी वो क्या थी? दरबारीपन है। अब हम इसके अंतिम जो अंश है यानी रीतिकालीन के साहित्य का जो काव्य है उसमें सामान्य जो विशेषता है हम उससे देख रहे हैं। ठीक है, रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? दरबारीपन था। अगला देखते हैं रीतिकालीन कवियों के आश्रयदाताओं की जीवन शैली कैसे थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोग विलासी शैली थी। अगला प्रश्न है रीतिकाल में कवियों ने राधा कृष्ण के नाम को लेकर क्या वर्णन अधिक किया है? तो श्रृंगार लीलाएँ अधिक कही हैं। आगे के सुकवि ऋषि हैं तो कविताएं ना तो राधा सुमरन को बहाना हो। वाक्य रीतिकालीन कवियों का किस रूप में आदर्श था? तो ये श्रृंगार लेखन के बहाने थे। रीतिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? तो रीति मानी जाती है। रीतिकाल में वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन थे? भूषण थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूषण। रीतिकाल में किस प्रकार के छंद अधिक प्रचलित थे? तो इसका सही कथन हो जाएगा कवित्व। कथित नहीं, कवित्व होगा, कवित्व। कवित्व, सवैया, दोहा, कुंडलिया ये इस काल के छंद हैं। अगला है इस काल की मुख्य भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा है। रहीम, वृंद, गिरधर आदि की कौन सी रचनाएं लोकप्रिय रही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीतिपरक रचनाएं। अगला है रीतिकाल में प्रबंध काव्य जो रचे गए हैं वो है वीर सिंह देवचरित, यानी ये जो केशव दास की जो रचना है वीर सिंह देवचरित, ये क्या है? प्रबंध काव्य है। रीतिकाल में है ना, रीतिकाल में अधिकांशतः क्या लिखा गया है? मुक्तक लिखा गया है। अगला प्रश्न है रीतिकाल कविता की प्रधान प्रवृत्ति क्या मानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो कि रीतिकालीन कविता की जो प्रधान प्रवृत्ति है वो दार्शनिक विचारधारा से मुक्त है। ठीक है, उसमें दर्शन कुछ नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कालिदास हजारा किसने संकलित किए हैं? तो ये जो रीतिकाल के जो कालिदास कवि हैं उनकी रचना है कालिदास हजारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं सुंदरी तिलक मुक्त संग्रह जो है ये किसका संग्रह है? संकलन किया गया है। किसका संकलन किया गया है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, जो सुंदरी तिलक है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। सुंदरी तिलक मुक्त संग्रह का संकलन किसने किया? तो उसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं ब्रजदेव किस शताब्दी के कवि थे? ब्रजदेव जो किस शताब्दी के हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19वीं शताब्दी के कवि थे। अगला देखते हैं शुक्ल जी के अनुसार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले में अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माकर, यानी शुक्ल जी के अनुसार पद्माकर जो है वो अंतिम लक्षण ग्रंथ कार्य है। अगला प्रश्न है ब्रजदेव की कविता में किस विषय का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस और ऋतु वर्णन, यानी बी इसका सही उत्तर है। अगला देखते हैं अगला फैक्ट्स के रूप में है शुक्ल जी के अनुसार, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जब अगर हम किसी भी इतिहास ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उसके अलावा अन्य आलोचक अगर उसमें है कि कथन अगर उद्धृत है तो वो कथन क्या होता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ जो शुक्ल जी का कथन आया है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की पुस्तक में, उसे हम देख लेते हैं। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस भावमयी फुटकर श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। तो ये जो पद्माकर के विषय में शुक्ल का कथन है ये कौन सी पुस्तक में दिया हुआ है? ये दिया है आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी के विषय पुस्तक में। ठीक है, अगला देखते हैं मिली माधवी आदिक फूल के मयान विनोद लगा बरसाए करे, रची नाच लता दिन तान बितान सवे विधि चित्त चुराए करे, द्विजदेव जो देखे अनोखी अप्रभा अधिचारण की रति गाय करे, चिरजीव बसंत सदा द्विजदेव प्रसूनन की झरी गाय करे। इसका सही जो अगर हम देखें तो कवि जो है वो कौन हो जाएगा? द्विजदेव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिली माधव अधिक फूल के मयान। ठीक है, ये जो पंक्ति अभी हमने देखा वो किसकी है? पंक्ति में किस ऋतु का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर क्या है? वसंत ऋतु का वर्णन है।
अगला है गिरधरदास का संबंध किससे है? तो गिरधरदास का संबंध जो है हरिश्चंद्र के, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं। ये जो रीतिकाल का जो सबसे अंतिम पोर्शन है, यानी कि रीतिकाल में आधुनिक अवशेष वाला जो सेक्शन है, हम उसे कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी देखेंगे। ठीक है, श्रीधर पाठक भी आ जाएंगे इसमें। तो इसमें जो अभी फिलहाल जो प्रश्न है वह गिरधरदास का संबंध किससे है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के वो पिता हैं। बाबा रघुनाथ राम सनेही किस प्रकार के कवि थे? तो यह भक्त कवि थे, रीतिकाल के भक्त कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस कालखंड में हुए थे? तो इनका सही है 1850 से 1885। अगला है भारतेंदु खड़ी बोली का प्रयोग किस प्रकार की काव्य रचना में करते थे? तो इसका सही उत्तर है उर्दू काव्य रचना के लिए खड़ी बोली का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन है भारतेंदु की ब्रजभाषा में किस प्रकार की काव्य परंपराएं मिलती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति, रीति और आधुनिक बोधयुक्त काव्य। अगला है जी सुधी चितौन के साते रही पंक्तियाँ किस काव्य परंपरा का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है रीति काव्य का है। अगला है भक्ति काव्य की गे पद परंपरा ब्रज के लता पता मुहि की जो गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भी आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे श्री राधे राधे मुख यहवर मुँह मांग्यो हरि दीजिए। तो ये जो गे पद है, तो ये किनका जो है ये पंक्ति है, ये हम देख रहे हैं ब्रज की लता पता मोहि कीजिए, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। कौन से? भक्ति काव्य की पंक्ति है, ब्रजभाषा में भक्ति काव्य की पंक्ति है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम देखें तो रीति काव्य परंपरा की भी इनकी पंक्तियाँ हमको दिखाई देती हैं, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। ठीक है, तो देखते हैं रीति काव्य परंपरा की इनकी पंक्ति जो है वो है जी सुधी चितौन की साथे रहे सदा बातन में अनखाई रहे हंस के हरिचंदना बोले कभी जी दूर ही सौ ललचाए रहे नहीं नेक दया उड़ आयत है कड़िके आ कहा ऐसे सुभाई रहे सुख कौन सो प्यारे दियो पहले जी के बदले यूँ सताए रहे। अगला है आधुनिक बोधयुक्त काव्य जो है, अगर हम उसको देखें तो रचि बहुविधि के वाक्य पुराणन मही भूसाए शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए विधवा ब्याह निषेध कियो व्यभिचार प्रचारियो रोग की लीलायत गमन कूप मंडूक बनायो। तो ये जो ब्रजभाषा का जो प्रयोग है ये आधुनिक भावबोध को दर्शाता है ना। आपने इससे पहले देखा भक्ति के पद, उसके बाद रीति के पद और फिर ये आधुनिक भावबोध के पद हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो पद थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पद थे। अगला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन ब्रजभाषा के स्वच्छंद काव्य के कवि थे जिन्होंने हिमालय की शोभा का अनूठा वर्णन किया है? तो इसका सही उत्तर है श्रीधर पाठक। ठीक है, अगला है ब्रजभाषा में वीर सत्सई की रचना किसने की है? अगला जो प्रश्न है वह है ब्रजभाषा में वीर सत्सई की रचना किसने की है? ऑप्शन है सत्यनारायण कविरत्न, वियोगी हरि, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर और पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। ठीक है, वियोगी हरि जो है इसके रचयिता है वीर सत्सई के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सत्यनारायण कविरत्न का ब्रजभाषा क्षेत्र में प्रमुख कार्य क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्य अनुवाद करते थे। सत्यनारायण कविरत्न काव्य अनुवाद करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा काव्य के अंतिम बड़े आधुनिक कवि के रूप में किसे माना जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर को। ठीक है, जो रीतिकाल में जो अंतिम जो अंश है आधुनिक अवशेष, उससे ये प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो ब्रजभाषा काव्य के अंतिम बड़े आधुनिक कवि के रूप में कौन जाना जा रहा है? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला देखते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म वर्ष कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा 1868। राय देवी प्रसाद राय देवी है। ठीक है, राय देवी प्रसाद पूर्ण का जो जन्म है वो क्या है? 1808। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन ब्रजभाषा काव्य की परंपरा से काफ़ी मुक्त और स्वच्छंद काव्य के लिए प्रसिद्ध था? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीधर पाठक। स्वच्छंदता अगर की बात करें तो हम ब्रजभाषा का प्रयोग तो देखते हैं और ये लेकिन स्वच्छंद है। ठीक है, किसी भी रीति लक्षण को ये का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सत्यनारायण कविरत्न ने किस अंग्रेजी खंड काव्य का अनुवाद किया था? इसका सही उत्तर है होरेसिस। मैकाले का अंग्रेजी खंड काव्य है होरेसिस। इसका अनुवाद किसने किया था? सत्यनारायण कविरत्न ने। ठीक है,
अगला प्रश्न है, यहाँ फैक्ट देख रहे हैं। अगला फैक्ट में है प्रताप नारायण मिश्र का जो समय है वह है 1856-1893, यानी 1856 में इनका जन्म हुआ है और मृत्यु इनकी हुई है 1893 में। ठीक है। उसी तरीके से बद्री उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ का 1855 में जन्म हुआ है और मृत्यु 1913 में हुई है। फिर पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, ये सब कुछ जो रचनाकार हैं इन्होंने ब्रजभाषा में किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्रा ने भी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़ ने भी, अजय प्रसाद हरिओत ने भी। तो हरिओत का क्या है 1865 और 1941 में इनका जो है जन्म और मृत्यु का वर्ष है। और इस तरीके से रायदेवी प्रसाद पूर्ण का जो है 1868 और 1914। यह प्रश्न में हमने देख लिया। वियोगी हरि ने 1896 में ब्रजभाषा में वीर सतसई की रचना की। तो 1896 में वीर सतसई की रचना की है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला फैक्ट है सत्यनारायण कवि रत्न के विषय में कि इनकी दो रचनाएं हैं, एक तो प्रेम कली है और दूसरा ब्रह्मदूत है। इनका जो समय है 1859 है और एक 1918 है। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का 1867 है और 1932 है। हरिश्चंद्र है इनका रचना, एक रचना इनकी हरिश्चंद्र है। गंगावतार दूसरा है, गंगावतरण। उद्धव शतक इनका तीसरा जो है हम कह सकते हैं कि तीसरी रचनाएं हैं। इनका प्रसिद्ध काव्य जो अगर हम देखें तो वो है प्रसिद्ध काव्य, हम फिलहाल अभी इसमें शायद ये आ नहीं पाया है। ठीक है। तो इसे रहने देते हैं। तो जो तीन चीज़ें हैं यानी कि इनका एक समय, जन्म, मृत्यु और इनकी रचना, इनसे हमें ध्यान देना है कि हरिश्चंद्र है, गंगावतरण है, उद्धव शतक काव्य है। किसका? बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर का। अगला पॉइंट है भवभूति के दो नाटक हैं, उत्तर रामचरित तथा मालती माधव। उत्तर रामचरित और मालती माधव पूछा जाए किसकी रचना है तो ये भवभूति के दो नाटक हैं। अगला देखते हैं। अगला है रत्नाकर जी के प्रसिद्ध ब्रजभाषा काव्यों में कौन कौन से ग्रंथ प्रमुख हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि हरिश्चंद्र, गंगावतरण और उद्धव शतक। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा यानी रत्नाकर जी की भाषा शैली कैसी है। तो इनकी जो भाषा शैली है वो ब्रजभाषा की प्राचीन परंपरा अनुसार संयत, प्रौढ़ व प्रवाहपूर्ण भाषा शैली है इनकी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला पॉइंट है रत्नाकर जी ने किस विदेशी साहित्य के ग्रंथ का रोला छंद में अनुवाद किया था। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के विषय बात हो रही है। तो उन्होंने पोप के एसेस ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किया था रोला छंद में। ठीक है। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने पोप का एसेस ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में अनुवाद किया था। रत्नाकर जी के काव्य में किस प्रकार के अलंकारों का विशेष प्रयोग हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा यमक है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है। अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा वक्तव्य पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी ने रत्नाकर जी के काव्य के संदर्भ में कहा था। तो उन्होंने कहा था कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। किसने कहा था? रत्नाकर जी ने के संदर्भ में किसने कहा था? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा था। जगन्नाथ दास रत्नाकर के संबंध में कहा था कि जो काव्य अनिवार्य नहीं वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता। ठीक है। अगला है रत्नाकर जी का काव्य किस काल की रीति परंपरा से प्रभावित है। तो ये तो हो जाएगा रीतिकाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति और रीतिकाल दोनों का समन्वय हमें दिखाई देता है जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाओं में। अगला देखते हैं रत्नाकर जी का काव्य भाषा में उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग कैसा था। यानी कि उनके काव्य भाषा में उर्दू फारसी शब्दों का प्रयोग कैसा था। तो इसका सही उत्तर है संयमित और स्वाभाविकता को नष्ट ना करने वाला प्रयोग इन्होंने किया है उर्दू फारसी शब्दों का। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है पद ज्यों ज्यों बसे जात दूरी दूरी प्रिय प्राण मोरी, त्यों त्यों धसे जात मन मुकुर हमारे में। तो ये किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की मूर्ति है। ठीक है। पंक्तियों को भी ध्यान से देखना है। उजकी उजकी पद कंजनी के पंजनी पैर, पेखी पेखी पाती छाती छोहनी हवेली, हमको लिखा है कहो, हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ कहन सवेला भी। ये जो पंक्ति है ये भी रत्नाकर की पंक्ति है। अगला देखते हैं पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने रत्नाकर के काव्य की कमजोरी का संकेत करते हुए ठीक ही लिखा था। तो काव्य की कमजोरी का संकेत कर लिखा था कि जो काव्य अनिवार्य नहीं है वह सारी कलात्मकता के बावजूद श्रेष्ठ नहीं हो सकता।
किसने कहा था? नंदलाल वाजपेयी ने। किसके लिए कहा था? जगन्नाथ दास रत्नाकर के लिए। अगला देखते हैं। तो ये था संपूर्ण रीतिकाल यानी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का जो रीतिकाल वाला सेक्शन था वो हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल का हम देखेंगे, भारतेंदु काल को अलग करें और द्विवेदी काल, छायावाद, इस तरीके से हम उसमें आगे बढ़े, क्योंकि वो सेक्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी है मतलब अदर सेक्शन के कंपैरिजन में। तो उस अनुरूप हम उस वीडियो को बनाएंगे, ठीक है। तो अगर इन सब वीडियोस में कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं कोई अड़चन हो रही हो, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।